क्लास जो भी थी अपनी उसके अंदर बताया होगा कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होते हैं 4 तरीके के। उनके अंदर मैंने आपको नाम लिखाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आज उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है कंपाउंड्स की या किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अगर आपकी कोई कार्बन चेन है यहाँ पे 1 2 3 4, इस कार्बन चेन के ऊपर मैंने कोई एटम लगाया है या कोई ग्रुप लगाया है। अभी के लिए आप लोग इसको एक एटम मान लो, ठीक है। आई से हाँ भी लोग आ रहे हैं, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मेरे ए एटम की है और मैंने इस कार्बन चेन, हाँ जी सर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी। रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन है, चल रही रिकॉर्डिंग। सर थोड़ा सा हाँ जी, रिपीट कर सकते हैं आप? हाँ हाँ, एक मिनट, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, सुन लो। अभी जस्ट अभी स्टार्ट किया है, दोबारा बोल दूंगा, ठीक है। ओके, तो अगर यहाँ पे ये कार्बन चेन है मेरी, दिस इज माय कार्बन चेन। बेटा मैंने ऐसे बोला है कि मेरी कोई कार्बन चेन है, इतनी मेरी कार्बन चेन है, इसके ऊपर मैंने एक ग्रुप लगाया है ए। टॉपिक का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। ए ग्रुप लगाया है, इस ए ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, वो मेरी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आप इसके कार्बन को नंबर कर लीजिए ताकि हम अच्छे से समझ सके। मैंने इसके कार्बन को बेटा नंबर कर दिया 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे जो मेरा कार्बन है, मेरा कार्बन 1 2 3 4, कार्बन नंबर 1 जो C1 है, और ए के बॉन्ड को देखिए, C1 और ए के बॉन्ड को। इस बॉन्ड के अंदर बेटा अगर मेरी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर मेरी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक बॉन्ड के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ना होके, जो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास ना होके थोड़ा सा इसकी तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ए की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, ये इसकी तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा इसके ऊपर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव। और जिस कार्बन से दूर गया है मेरा इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। जैसे मेरा डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे क्रिएट हुआ, अब क्या है, देखो, अब देखो C2 और C3 को, यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ चुका है, ठीक है। इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव जैसे ही आया, ये अपना C2 जो इलेक्ट्रॉन था, C2 का जो इलेक्ट्रॉन था, इसको ना अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसके ऊपर अब क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से क्या होगा, अब थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हमारे C2 के कार्बन के ऊपर भी आ जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा डेल्टा 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या हो गया, डेल्टा 2 पॉजिटिव। इसको आप बोल दीजिए अब 2 आ गया है, इसको डेल्टा 1 पॉजिटिव और ये डेल्टा 1 नेगेटिव। ऐसे करके बेटा कार्बन नंबर 3 के ऊपर भी जो कार्बन नंबर 2 है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट कर रहा होगा। इससे क्या हो रहा है, अगर ओवरऑल देखोगे तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। कार्बन नंबर 1 2 और 3 कह रहा हूँ, डेल 1 डेल 2 और डेल 3। जो इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट है ना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और कौन सा है ये ही है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ये होना इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। एक सेकंड, दिस ड्रिफ्ट ऑफ सर इलेक्ट्रॉन, हाँ जी सर इसके ऊपर जो चार्ज है वो पार्शियल चार्ज है ना? बिल्कुल बेटा, पार्शियल चार्ज है, कोई कंप्लीट चार्ज नहीं। कंप्लीट चार्ज तभी आता है जब आपका बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। अगर बॉन्ड आपका बना हुआ है तो उसके अंदर, गुड इवनिंग मीनाक्षी बेटा, अगर बॉन्ड आपका बना हुआ है तो उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी की साइड ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो पार्शियल चार्ज आता है हमेशा। दिस ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। दिस ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। जो लोग नए आए वो सुन लीजिए बेटा, यहाँ पे मैंने एक कार्बन चेन रखी है, उसके अंदर मैंने एक ए एटम लगाया है। शैली तुम भी सुन लो बेटा, मैंने एक कार्बन चेन रखी है, उसके ऊपर मैंने कोई ए एटम लगाया, उस ए एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मेरी कार्बन से ज्यादा है। तो ये ए एटम क्या करेगा, जो इनका बॉन्ड है ए और सी का, इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को जो कार्बन की साइड था अपनी साइड ड्रिफ्ट कर लेगा। इसकी वजह से बेटा
इस जो ये एटम है इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, ये ऐसे कर लेगा। कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी डेल 2 पॉजिटिव एक चार्ज आ जाएगा, इनके ऊपर डेल 1 बोल दीजिए। ठीक है, इसके ऊपर डेल 1 और इसके ऊपर डेल 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे करके पूरी चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट आता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट आता है इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यहीं पे अगर मैं एक दूसरी चेन लूं 1 2 3 4 5, इसके ऊपर मैंने कोई बी एटम लगा दिया, इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन लेस देन करो इसको। अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन है तो उस केस में क्या होगा बेटा मेरा, जो ये यहाँ पे 1 2 3 4 लिख लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। इस केस के अंदर क्या होगा कि कार्बन नंबर 1 और बी का जो बॉन्ड है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ आएंगे, ये वाले बेटा। अब बताओ किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कार्बन। बिल्कुल कार्बन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर जाएंगे। जैसे ये ड्रिफ्ट करेंगे मेरे कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मान लीजिए डेल 1 नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा डेल 1 पॉजिटिव। जैसे इसके ऊपर ड्रिफ्ट आए इसके पास क्या होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आया तो कार्बन नंबर 2 था और कार्बन नंबर 1 था, इसके ऊपर अगर बेटा नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ पे, इसके ऊपर नेगेटिव डेल 1 नेगेटिव, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पुश करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन को इस तरफ पुश करेगा। जैसे ही पुश करेगा C2 के ऊपर एक डेल 2 नेगेटिव पार्शियल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, C2 के ऊपर मैं क्या लिख दूंगा डेल 2 नेगेटिव। ऐसे ही सारे के सारे कार्बन के ऊपर एक चार्ज आएगा। ठीक है, इसके ऊपर डेल 1 पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल 1 नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा डेल 2 पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल 3 नेगेटिव। इन सब के ऊपर नेगेटिव आएगा, इन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, डेल 2 नेगेटिव और डेल 3 नेगेटिव। ये जो फिनोमेना है दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि अगर आपके कार्बन के साथ जो भी एटम जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर अगर कोई डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ फेंक देगा। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद दिस इफेक्ट इज बेटा डिस्टेंस डिपेंडेंट। मैंने आपके सामने इसके अंदर 3 तक दिखाया है, 3 कार्बन तक मैंने ये इफेक्ट दिखाया कि थर्ड कार्बन के ऊपर डेल 3 पॉजिटिव आ रहा है और नीचे दिखाया डेल 3 नेगेटिव दिखाया है। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर पॉइंट क्या है, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। हाँ जी, सेकंड कार्बन पे क्यों आएगा ये? सेकंड कार्बन देखो क्यों आएगा, देखिए यहाँ पे जैसे ही आपके फर्स्ट कार्बन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसके पड़ोसी कार्बन ये आया। यहाँ पे बेटा हर बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा अपने से दूर। नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल, नेगेटिव चार्जेस सेम चार्जेस रिपेल, नेगेटिव क्या सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। अगर किसी के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी रिपेल करेंगे, तो सेम चार्जेस रिपेल। इस वजह से बेटा ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और दूसरी तरफ ले जाएगा। क्या समझ में आ रहा है बेटा? सर ओके ठीक है, तो इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट और एंड इंडक्टिव इफेक्ट is considered up to थर्ड कार्बन। तीसरा अगर कार्बन होगा उस तक हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट हमारा मानते हैं कि तीसरे कार्बन तक आ रहा है। उसके देखो एक और चीज है कि जब हमारे फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो डेल 1 नेगेटिव आया दैट इज मोर देन डेल 2 नेगेटिव, जो हमारा नियरेस्ट कार्बन होता है जिसके ऊपर ग्रुप लगाया है उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसके बाद वाले जो आते हैं वो वीक होते चार्जेस जाते हैं। एक और चीज कि टोटल चार्ज अगर मैं कहीं पे भी लिखूं कि डेल 1 नेगेटिव, जो हमारे इस एटम ने अपने ऊपर जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज ले जाएगा, इसने जितना भी चार्ज बेटा अपने ऊपर टोटल लेके आया विच विल बी इक्वल टू डेल 1 पॉजिटिव प्लस डेल 2 पॉजिटिव, डेल 3 पॉजिटिव एंड डेल 4 एंड सो ऑन। जितने भी कार्बन के ऊपर जो भी चार्ज आ रहा है उसका टोटल समेशन विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन व्हाटएवर एटम जो भी आपने एक ग्रुप अटैच किया है। पूरा का पूरा चार्ज
इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज बनेगा उतना ही कहीं पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। ये बात हो गई, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को डाउट तो बता दीजिएगा। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। एक ना ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर से पहले एक बात करते हैं कि अगर बेटा मेरी कार्बन चेन है, दिस इज माय कार्बन चेन, इसके ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा है और उसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन चेन से दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो दिस ग्रुप विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अभी तक मैं एटम बोल रहा था, अभी मैंने ग्रुप बोल दिया। ग्रुप का क्या मतलब है? अगर आपके पास कोई कार्बन की चेन है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने मान लीजिए नाइट्रोजन NH2 लगा दिया, तो इसके साथ जो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा वो तो यही एटम शो करेगा, ठीक है। इसकी जो भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, इसके पीछे अगर कुछ जुड़ा हुआ है दैट इज समथिंग एल्स, इसके पीछे कुछ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, ठीक है। तो एटम मैंने आपको दिखाया था, एटम जरूरी नहीं है, कोई ग्रुप भी लग सकता है, ठीक है, कोई ग्रुप लग सकता है। एटम हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ड्रिफ्ट होते हैं, तो यहाँ पे कोई ग्रुप भी लग सकता है। तो अगर यहाँ पे अगर कोई ग्रुप है और वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है, चेन से बाहर लेके जाता है, तो बेटा उसका बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अगर कोई ग्रुप है जो कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का है, जैसे कि मैंने आपको बी बोला था, बी, यहाँ पे बी अगर ग्रुप जॉइंट है और ये बेटा इलेक्ट्रॉन्स को चेन के अंदर इस डायरेक्शन में, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, तो ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसी आएगी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट की। बेटा ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। शॉर्ट में इसको EWG बोल देते हैं, इसको ERG बोल देते हैं, ओके, ठीक है। तो अगर जब आपके इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई ग्रुप बेटा आपकी चेन से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, उसको बोलते हैं बेटा -I इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप होते हैं, अगर चेन से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं तो -I इफेक्ट हो रहा होगा, जो भी ग्रुप लगा हुआ है या जो भी एटम लगा हुआ है वो -I इफेक्ट शो कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स बेटा अंदर आते हैं तो वो +I इफेक्ट शो कर रहा है, +I इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अगर ग्रुप कोई लगेगा तो वो +I इफेक्ट शो करेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो -I इफेक्ट शो करेगा। इसका ना एक ऑर्डर होता है। अच्छा, हर एटम जो है, हर एटम है या हर ग्रुप है, उसकी अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। जो भी कोई ग्रुप है उसका जो भी एटम मेरी चेन के साथ अटैच्ड है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स चेन को दे सकता है। इसके बेसिस के ऊपर एक ना ऑर्डर बनाया गया है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट दिखा सकता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ +I इफेक्ट, ये ऑर्डर हमको बहुत अच्छे से रट लेना है, पूरी ऑर्गेनिक में काम आएगा। बेटा CH2 नेगेटिव, अगर ये एटम लगेगा CH2 नेगेटिव, इसका सबसे हाईएस्ट इंडक्टिव इफेक्ट बताया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? NH नेगेटिव, ये मैं लिख देता हूँ, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा कुछ चीजें इसके अंदर। मतलब वैसे तो पूरा का पूरा ऑर्डर लॉजिकल है, लेकिन कुछ जगह पे हम समझ सकते हैं, कुछ में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स भी है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O- ये ग्रुप अगर लगा हुआ है, उसके बाद बेटा CH3 CH3 then comes CH3 ये ऑर्डर आप लिख लीजिए और इसको रट लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा काम का है, पूरे ऑर्गेनिक में आपके काम आता है। CT3 then CD3 then comes the group CH3, उसके बाद ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हाइड्रोजन को बोलते हैं, इसका इंडक्टिव इफेक्ट इज 0, इंडक्टिव इफेक्ट इज 0 एंड दिस इज नॉट एब्सोल्यूट 0, इसको रेफरेंस मान रहे होते हैं कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 है
इसके मुकाबले और लोग कंपेयर करते हैं। जैसे एनर्जीज को हम रखते हैं कि कोई एक रेफरेंस पॉइंट रख लेते हैं कि ये एनर्जी लेवल हमारा 0 है, इसके कंपैरेटिव में इतना एनर्जी आ रहा है। तो एब्सोल्यूट नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट इसका भी आता है, लेकिन इसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 बोला जाता है। इसके रेफरेंस में देखते हैं, कोई इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर पुश कर रहा है, दूसरी चेन के अंदर पुश कर रहा है, तो उसका वो इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव बोल देंगे। कोई इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव बोल देंगे। इसको बीच में मानते हैं न्यूट्रल या 0 करके। अब देखिए इस ग्रुप के ये जो ऑर्डर लिखे मैंने, इसके अंदर अगर आप देखोगे बेटा, कार्बन के ऊपर जब CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? लेस है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, ऊपर से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा? अगर आपने किसी भी चेन के ऊपर ये ग्रुप लगा दिया CH2 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो बेटा ये क्या करेगा? ये कोशिश करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस चेन के अंदर फेंक दे, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को टॉलरेट नहीं कर सकता, ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ फेंकने की कोशिश करेगा, इसलिए इसका इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम बताया गया। उसके बाद क्या है? NH नेगेटिव। NH के अंदर नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे कार्बन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कुछ हद तक या नेगेटिव चार्ज को कुछ हद तक टॉलरेट कर लेगा, लेकिन वो भी क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो इस चेन के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, इसलिए इसका इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव हो गया। अब बाकी ये ग्रुप्स हैं उनका मतलब कुछ चीजों को आप मान लीजिए कि ऐसा होता है। एक चीज और दिखा देता हूँ, जो आपका जैसे C ग्रुप है, इसके ऊपर बेटा मान लीजिए CH3 है और CH3 है, मैंने ये ग्रुप लगाया और पीछे कोई चेन है, पीछे कोई चेन है आपकी कार्बन की, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ना पुश करेगा, ये बात ठीक है। इसके कंपैरिजन में आप ये वाली चेन देखिए और इसके ऊपर ये ग्रुप लगा दीजिए। 2 CH3 में यहाँ से लगा रहा हूँ और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लगाया। यहाँ पे अगर मैं कार्बन को नंबर दे दूं बेटा, दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3। यहाँ पे कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3। अगर आप ए साइड को देखोगे, इसको अगर मैं ए बोल दूं, इसको अगर मैं ए बोल रहा हूँ और इसको मैं बी बोल रहा हूँ, तो आप ए साइड में देखिए कि हमारे पास देखो ये कार्बन ना, ये जो CH3 है, ये लोग इलेक्ट्रॉन्स को इस चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे। सर ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं? हाँ जी, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं। इसके बाद -I बताऊंगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को ना जब पुश करेंगे चेन में, तो मान लीजिए कार्बन 2 और 3 ये कितने डिस्टेंस से पुश कर रहे हैं बेटा? अगर मैं इस डिस्टेंस को 1 यूनिट बोल दूं, दिस इज 1 यूनिट डिस्टेंस एंड दिस इज ये वाले भी 1 यूनिट, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 यूनिट डिस्टेंस से। तो यहाँ पे बेटा एक कार्बन 1 कार्बन ये कितने से कर रहा है? 1 यूनिट से। कार्बन नंबर 2, 1 को आगे लिख लीजिए C1, ये यहाँ कितने से पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स? C1 C2 ये कितने से कर रहा है? 2 यूनिट से। और इसके अंदर C3 जो है वो भी बेटा 2 यूनिट से पुश कर रहा है, ठीक है, 2 यूनिट से इलेक्ट्रॉन्स पुश कर रहा है। अदरवाइज अगर आप देखोगे बी के अंदर क्या हो रहा है बेटा? कार्बन नंबर 1 यूनिट से पुश कर रहा है, 1 यूनिट से पुश कर रहा है। कार्बन नंबर 2 यूनिट से पुश कर रहा है और कार्बन नंबर 3 यूनिट से पुश कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो 1 एंड 2 है उनका तो बराबर इंडक्टिव इफेक्ट आ गया +I। जो आपका कार्बन नंबर 3 है वहां फर्क पड़ गया, यहाँ पे ये 2 यूनिट डिस्टेंस से पुश कर रहा है, यहाँ पे ये 3 यूनिट डिस्टेंस से पुश कर रहा है। और क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट बेटा मेरा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इसलिए कार्बन नंबर 3 अगर दूर से पुश कर रहा है तो कम इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा। कार्बन नंबर 2 अगर नजदीक से पुश कर रहा है, ए ऑप्शन के अंदर कार्बन नंबर 3 अगर 2 यूनिट से पुश कर रहा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा। इसलिए अगर कोई चेन आपकी ए टाइप की है जिसके अंदर कार्बन आपके ज्यादा नजदीक है, ज्यादा ग्रुप्स उसके अंदर ब्रांचिंग नजदीक है, तो वो आपका ज्यादा +I शो करेगा। अगर जिसके अंदर ब्रांचिंग आपकी दूर तक जा रही है या फिर नहीं है, इसके अंदर आपकी ब्रांचिंग नजदीक है, इसके अंदर मान लीजिए आपकी ब्रांचिंग नहीं है। यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लोगे C, इसके ऊपर आप 3 मिथाइल ग्रुप्स लगा दो, इस केस के अंदर ए से ये C जो है इंडक्टिव इफेक्ट +I ऑफ C इज मोर देन +I ऑफ A एंड B। इन दोनों से ज्यादा इसका इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। जितने कार्बन नजदीक आते जाएंगे उतना उतना इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो ब्रांचिंग की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ जाता है। ये ऑर्डर लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो TDH लिखे हुए हैं, दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ T, D एंड H आर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। तो आपका कहीं पे
CH3 की जगह हो सकता है उसके अंदर CH3 ना CD3 से रिप्लेस हो, किसी के अंदर आपका जो मिथाइल ग्रुप है उसके अंदर CD3 लगा रखे हो, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है, हाइड्रोजन की जगह आपके ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और टी से जो होता है वो ट्राइटियम होता है, ठीक है। तो इनका अगर हमने रिप्लेस कर दिया है हाइड्रोजन को इनसे, तो ये भी एक ग्रुप बन सकता है, ठीक है। ये हो गया। किसी को कोई डाउट बेटा बता सकते हो। उसके बाद -I का मॉडल लिख लेते हैं। इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट। अगर -I इफेक्ट शो करेंगे कोई ग्रुप्स, तो उनका ऑर्डर क्या आएगा, तो सबसे ज्यादा, अब देखो वहां पे ना पॉजिटिव चार्ज था। ओके, हाँ जी बोलिए नेहा। जी, जो ज्यादा पास होगा उसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन शो होंगे, लेकिन हम लोग जो है ओवरऑल पूरी चेन को देख रहे होते हैं कि इसके ऊपर +I लग रहा है। लेकिन ये सही है कि अगर आपकी कोई चेन है ऐसे करके 1 2 3 4, इसके ऊपर कोई भी ग्रुप लगा है जो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, ए ग्रुप है, ठीक है, बीट प्लस और माइनस जो भी शो कर रहा है उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे दिखेगा, इस C1 के ऊपर दिखेगा। उसके बाद C1 पे ज्यादा होगा, C2 पे कम होगा, और फिर C3 पे उससे भी कम होगा, और 3 के बाद हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है। जो सबसे नजदीक कार्बन होगा उसके ऊपर सबसे ज्यादा शो होगा इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे ज्यादा चार्ज भी उसी के ऊपर अपीयर होगा जो पार्शियल चार्ज हमने दिखाए हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा NF3 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऊपर हमने जो पहला हमारा जो ग्रुप दिखाया था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को चेन के अंदर देगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, चेन से इलेक्ट्रॉन्स बाहर लेके आएगा। चेन से इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर आ रहे हैं तो क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट -I शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला इसका ऑर्डर हो जाएगा। बाकी इसको ना आपको ऑलमोस्ट रखना है, लॉजिक वगैरह की इतनी जरूरत है नहीं, इसको आपको रट लेना है। NR3 क्या है, आपके नाइट्रोजन के ऊपर मान लीजिए बेटा CH3 C2H5 ऐसे करके R ग्रुप्स लगे हुए हैं, जो अल्काइल ग्रुप है ये अगर आपके नाइट्रोजन के ऊपर लगे हुए हैं तो क्या बन जाएगा ये नाइट्रोजन, और एक साइड से इसकी वैलेंसी खाली है जो कार्बन चेन के साथ जुड़ सकती है, तो दिस इज NR3, ठीक है। NR3 भी बन सकता है आपका, NR2 भी बन सकता है। NR2 जब होगा तो क्या होगा, इसके अंदर एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, NR2H, तो ऐसे होगा नाइट्रोजन के ऊपर एक H है, दो R ग्रुप्स लगे हुए हैं, R1 और R2 बोल दो, और ये कार्बन चेन के ऊपर एक वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, ये हो गया NR3 ग्रुप। उसके बाद इसके बाद आएगा बेटा NH3 पॉजिटिव, उसके बाद आएगा NO2, उसके बाद आएगा साइनाइड, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद क्या आ जाएगा, कीटोन ग्रुप आएगा बेटा, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद हेलोजन्स आते हैं। हेलोजन्स में सबसे ज्यादा हमारा -I शो करता है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। इसके बाद बेटा ग्रुप आता है OR ग्रुप, जो अल्कोक्सी मैंने ग्रुप बताया था वो ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद OH, देन कम्स NH2, ठीक है। उसके बाद बेटा कार्बन का अगर ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, मैंने आपको कहीं पे बताया होगा कि अगर sp कार्बन होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो अगर ये जो CH3 वाला मैंने आपको ग्रुप दिखाया है, ये अगर कहीं पे जाके जुड़ेगा, अगर ये CH3 वाला ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप ये आपका कहीं पे जाके जुड़ेगा, अगर किसी भी कार्बन चेन के ऊपर जाके जुड़ रहा है ऐसे C, ठीक है, इसका 1 2 3, ठीक है, ये ग्रुप अगर जाके जुड़ेगा, ठीक है, तो इस वाले कार्बन की आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये -I इफेक्ट शो करेगा। तो अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आता है तो -I इफेक्ट शो करता है। अगर आपके पास पीएच ग्रुप में बता रहा हूँ क्या होता है, इसके बाद आता है पीएच एंड देन कम्स दिस ग्रुप, और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो हाइड्रोजन का तो रेफरेंस 0 है, ठीक है। हाइड्रोजन इज इंडक्टिव इफेक्ट IE इक्वल 0। पीएच क्या होता है बेटा, पीएच ग्रुप, द पीएच ग्रुप इज
आपकी एक बेंजीन रिंग होती है बेटा। बेंजीन जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। इसके अंदर 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसके ऊपर ये हो गया। हर कार्बन के बीच में ना डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। आप देखोगे हर कार्बन के दो हर कार्बन के दोनों साइड, हर कार्बन में डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अगर इसका डबल बॉन्ड बना हुआ है, इस कार्बन का अगर डबल बॉन्ड है तो बेटा इसके पास एक साइड इसका एक बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड, दूसरी साइड डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड पूरे हो गए। हर कार्बन के ऊपर एक H प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो बेंजीन के अंदर हर कार्बन के ऊपर एक H प्रेजेंट होता है। ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे शो करते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर। अगर बेटा कोई एक H में रिमूव कर दूं, कोई एक H रिमूव कर दूं और एक वैलेंसी में खाली रख लूं, एक वैलेंसी में खाली रख लूं, तो दैट इज माय फिनाइल ग्रुप, ठीक है। ये हो जाएगा पीएच ग्रुप, इसको पीएच बोल देते हैं। अगर एक वैलेंसी में खाली रख लेता हूँ, ये ग्रुप हो जाएगा पीएच, ठीक है। ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। बस यही है, आपको ऑर्डर रखना है। उसके बाद आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। हाइपर कंजुगेशन और बाकी चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। मैंने क्लास शॉर्ट ही रखनी है क्योंकि मेरी आज थोड़ी सी तबीयत